स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। उसमें हमने कल एक इक्वेशन पढ़ी थी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम हमने कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमने यहाँ पर राइट डाउन भी कर लिया है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी और टाइम भी है और टाइम। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन के बारे में बताती है। तो आज हम चलते हैं आगे और अपनी मोशन की सेकेंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। जो हमारी इक्वेशन है आज की वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। मैंने आपको पहले भी बताया था इस इक्वेशन में ऑब्जेक्ट की क्या है, ये डिस्टेंस, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करता है। u यहाँ पे है इनिशियल वेलोसिटी, बट आप देखोगे इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो हम वेग को, वेलोसिटी को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर टाइम भी दे रखा है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताती है। दैट मीन्स कि ये जो समीकरण है गति का, ये आपको किसी भी वस्तु की स्थिति और उस वस्तु द्वारा लिए गए समय के बीच में संबंध बताता है। तो आज हम इसी इक्वेशन को डिराइव करेंगे और किस मेथड से डिराइव करेंगे? ग्राफिकल मेथड से। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये हमारा क्या है? ग्राफ। इस एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया है और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को लिया है। एक्स एक्सिस पे टाइम को इसलिए लिया क्योंकि टाइम हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को इसीलिए लिया क्योंकि वेलोसिटी हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए पोजीशन पे है एंड उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है? u। अब वो ट्रेवल करते करते जाती है और एक पॉइंट तक पहुंचती है, दैट पॉइंट इज b, और इस पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली और इस पॉइंट को नाम दे दिया e। तो इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? v। क्योंकि वेलोसिटी तो हम y एक्सिस पे ही शो करेंगे ना, क्योंकि वेलोसिटी को हमने इसी एक्सिस पे ले रखा है, तो इसको हम वहां शो नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की और हमने बताया कि कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v। और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा? t टाइम लगा है। इज दैट क्लियर? यस मैम। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से b से d तक एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, जो ये बताता है कि t टाइम में जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है? v। और अब यहाँ पर हम एक और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको एक नाम दे देते हैं, दैट इज c। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नो मैम। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जैसे हमने कल लिखा था कि इस यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रारंभिक वेग, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? OA से। OA, और जो OA आपका है ये किसके बराबर है? CD के बराबर है, दैट मीन्स U। यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना हो गया? U। उसके बाद बात करते हैं अंतिम वेग की। जो यहाँ पर आप अंतिम वेग देखोगे वो क्या है? V। दैट मीन्स इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी क्या है? V। तो इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? OE से, ठीक है। और OE आपका किसके बराबर है? VD के बराबर है, तो आपका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? V। उसके बाद हम बात करते हैं समय की। समय आपका क्या है? OD, और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो AC से भी, जो कि आपको किसके बराबर है? T के बराबर। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगता है? T। तो हमारे पास तीनों चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में कितना चेंज आया, कि किसी वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन आया। तो वेग में परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद देखो यहाँ पर अंतिम वेग कितना है बच्चे? OE या BD कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिखते हैं OE माइनस प्रारंभिक वेग क्या है? OA। दैट मीन्स दिस OE माइनस दिस OA। आपका यहाँ क्या बचा? यही बच गया वैसे। तो OE माइनस OA, इस OE को आप क्या लिख सकते हो? BD भी लिख सकते हो, और इस OA को आप क्या लिख सकते हो? CD भी लिख सकते हो, ठीक है। जब इस BD में से इस CD को माइनस करेंगे तो आपका क्या बच जाएगा? BC। तो ये आपका किसके इक्वल है? BC। और अगर हम BD और CD की वैल्यू पुट कर दे तो आपका BC क्या आ जाएगा? BD आपका क्या था? V, और CD आपका क्या था? U। दैट मीन्स B से आपका किसके इक्वल हो जाएगा? V माइनस U।
यहाँ तक कोई डाउट है आपको? No, ma'am. वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, वेलोसिटी टाइम का जो एक ग्राफ होता है, इस ग्राफ और इस टाइम एक्सिस के बीच में जो भी एरिया आता है, ये आपको उस ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस के बारे में बताता है। दैट मीन्स कल हमने बताया था कि वेग और समय के ग्राफ का जो एक ग्राफ आता है, इसके और इस टाइम अक्ष या मैं कहूँ एक्स अक्ष के बीच में जो भी आपका एरिया आता है, वो एरिया आपको क्या बताता है कि उस वस्तु ने कितनी दूरी तय की गई है, या मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो विस्थापन है, तो यहाँ पर विस्थापन किसके बराबर हो जाएगा? ओ ए बी डी। दैट मीन्स इसके एरिया के बराबर विस्थापन आपका क्या हो जाएगा कि जो आपकी यहाँ पे समलंब है, ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया। दैट मीन्स S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। क्योंकि आप देखो इस ग्राफ को और इस टाइम एक्सिस को जब हम मिला देते हैं तो हमारी क्या बनती है यहाँ पर? ट्रेपीजियम। क्योंकि आपको पता है ट्रेपीजियम में दो साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल, और दो साइड क्या होती हैं? नॉन पैरेलल। ठीक है, अब देखो जो आपके ट्रेपीजियम ABCD है, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। द फर्स्ट इज रेक्टेंगल एंड द सेकेंड इज ट्रायंगल। ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी हमने, ये इसीलिए ड्रॉ की थी कि हम इस ट्रेपीजियम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें। वन इज द रेक्टेंगल एंड सेकेंड इज द ट्रायंगल। उसके बाद देखो रेक्टेंगल AODC का क्षेत्रफल, ये आपकी रेक्टेंगल क्या है? AODC, तो इसका क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। अगर आप इनका अलग अलग निकालोगे और तब उसको ऐड करोगे तो भी आपका किसका एरिया निकलेगा? पूरी ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा। अब देखो रेक्टेंगल AODC का क्षेत्रफल, तो इसमें आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेड्थ। दैट मीन्स OA मल्टीप्लाई OD प्लस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। इसमें देखो ये इसका क्या हो जाएगा? आधार AC, और इस ट्रायंगल में जो आपकी ABC ट्रायंगल है, इसमें इस ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी? BC हाइट हो जाएगी। तो हाफ मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BC। AC आपका यहाँ पे बेस है और BC क्या है? इस ट्रायंगल की हाइट है, ऊंचाई है। इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाएंगे। OA आपका किसके बराबर है? U इंटू OD। OD किसके बराबर है? T प्लस हाफ मल्टीप्लाई AC आपका किसके बराबर आया था? T के बराबर मल्टीप्लाई BC। BC किसके बराबर आया था? V माइनस U। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब जैसा हमने कल पढ़ा, या मैंने लास्ट 2-3 दिन पहले जब आपको पढ़ाया था, तो हमने क्या देखा था कि जो आपका एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, दैट इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। ये त्वरण का फॉर्मूला था। ठीक है, अब हम बच्चे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। A मल्टीप्लाई बाई T, AT इज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा आपका? V माइनस U। क्योंकि इसको इधर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका ये क्या रहेगा? V माइनस U। ये आपके आगे इक्वेशन 2। इससे हमें क्या पता चला कि जो V माइनस U है वो किसके बराबर है? AT के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस V माइनस U की जगह क्या लिख लेंगे? AT, बिकॉज दोनों चीजें इक्वल हैं, तो मैं V माइनस U की जगह क्या लिख सकती हूँ? AT भी लिख सकती हूँ। तो S इज इक्वल टू U और T को मल्टीप्लाई करोगे UT प्लस हाफ T आपका इधर है, V माइनस U की जगह हमने क्या लिख लिया? AT। तो आपका क्या आ जाएगा? S इक्वल टू UT प्लस हाफ A एज इट इज। अब मल्टीप्लाई में T की पावर भी 1 है और इस T की पावर भी 1 है, तो मल्टीप्लाई करते वक्त पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे T की पावर क्या आ जाएगी? 2। तो ये आपकी आ गई मोशन की सेकंड इक्वेशन, जो आपको स्थिति और समय के बीच में संबंध बताती है। तो आज के लिए यही इक्वेशन है, इसको अच्छे से करना। जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो हम करेंगे कल। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ एंड थैंक यू।